तो हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 56 नंबर क्वेश्चन से फिजिक्स का 9 चैप्टर का। ठीक है, 56 नंबर से सोल्व करेंगे और इस वीडियो में इस लेसन के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ बचा है कितने 12 न्यूमेरिकल्स हैं, यानी 67 क्वेश्चन तक है। तो 56 से 67 क्वेश्चन तक चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन। तो सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग 336 मीटर पर सेकेंड है। जब एक 560 हर्ट्ज आवृत्ति का स्वरित्र द्विभुज 20 कंपन करता है तो ध्वनि द्वारा हवा में तय की गई दूरी होगी। यानी ये जो तरंग है चल रही है किस हर्ट्ज से, 336 मीटर पर सेकेंड के चल रही है और कितने हर्ट्ज की है, तो 560 हर्ट्ज आवृत्ति की है। तो ये जो आवृत्ति, इस आवृत्ति की जो ध्वनि है चल रही है तो वो 20 कंपन में कितना दूर तक चली जाएगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग का यही तरंग है, क्या है, यही तरंग है और ये ऐसे दोलन करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ रही है। तो कह रहा है कि इसका जो तरंग है इसका वेग दे दिया है कितना, 336 मीटर पर सेकेंड वेग दे दिया है। फिर कह रहा है कि जो इसकी आवृत्ति है वो दे दिया है 560 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। तो कह रहा है कि यदि यह 20 कंपन करती है, कितना 20 कंपन करती है, यानी ये जो चल रही है इसमें 20 कंपन करती है तो कितना दूर तक चली जाएगी, यानी कितनी दूरी तक वो चली जाएगी। इसका मान मतलब कि वो दूरी पूछ रहा है कि कंपन करते हुए वो वस्तु कितनी, अरे वो ध्वनि कितनी दूर तक चली जाएगी। तो देखिए यदि हम लोग लेमडा का मान निकाल ले, लेमडा क्या होता है, तो एक कंपन में चली गई दूरी होती है ना, एक कंपन में चली गई दूरी होती है। जो लेमडा का मान होता है एक कंपन में चली गई दूरी होती है। तो एक कंपन का निकाल ले कि कितना दूर चली जाएगी एक कंपन में, तो 20 कंपन का करना है तो गुणा कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो लेमडा यानी लेमडा क्या होता है, एक कंपन में चली गई दूरी होती है क्या हम लोग की, लेमडा यानी तरंगदैर्ध्य। तो चलिए हम लोग लेमडा का मान निकालते हैं। तो वी एन दिया ही है तो हम लोग को एक रिलेशन पता है, v बराबर क्या होता है, n इंटू लेमडा, n इंटू लेमडा। यहाँ से लेमडा का मान निकाल ले तो कितना हो जाएगा, v बाई n, यानी कि v का मान 336 बटा n का मान 560, यानी वह एक कंपन में इतना मीटर दूर चली जाएगी, यानी 336 बटा 560 मीटर दूर चली जाएगी। पूछ रहा है 20 कंपन में, तो 20 कंपन में कितनी दूर चली जाएगी, तो हो जाएगा 20 कंपनों में तरंग द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, कितनी हो जाएगी, तो लेमडा इंटू एन 20। ठीक ना, तो लेमडा का मान दिया ही है हम लोग को कितना, 336 बटा में 560। ये एक कंपन में चली गई दूरी है, 20 कंपनों में पूछ रहा है तो 20 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिहाई 6 बटा में 56, इतना हो गया। अब इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ मोबाइल से ही। ठीक है, कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, 672 भागे कितना है 56, 56। तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 12। यहाँ से एक बार जाएगी भाग और फिर 2 बार जाएगी, यानी 12 बार में ये क्या होगा, ये पूरी भाग क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो कितना हो गया 12, और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो जो ध्वनि है, ध्वनि तरंग, वो 20 कंपन में कितना दूर चली जाएगी, 12 मीटर। कितना चली जाएगी, 12 मीटर। तो चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 56 का 12 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान प्रोसेस था, सब समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिएगा दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, 57 नंबर का सवाल सुनिएगा। कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत से 550 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति 500 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुनता है। फिर क्या कह रहा है कि स्रोत से आदमी के कान तक पहुंचने वाले
क्रमागत संपीड़नों का समय अंतराल है। समय अंतराल है, देखिएगा भाई ध्वनि कैसे रिलीज होती है। जैसे मान लीजिए कोई साउंड है, ठीक, कोई भी साउंड है, और जैसे इसमें से ध्वनि, मतलब जैसे इसमें से ध्वनि निकलती है, ठीक है, ध्वनि निकलती है, तो इसके जो भी आसपास के मालिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है। क्या करता है, वाइब्रेट करता है। फिर वो मालिक्यूल्स अपने आसपास के वाले को कण को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, यानी ये इसको वाइब्रेट करेगा, फिर ये इसको वाइब्रेट करेगा, और ऐसे ही ध्वनि क्या होती है, ऐसे ही ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है। जहाँ पे घनी लाइनें होती हैं उसे क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं, और जो दूर दूर लाइनें होती हैं उसे क्या बोलते हैं, विरलन बोलते हैं। यानी जो ध्वनि होती है संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। तो यही कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो 550 मीटर की दूर पे बैठा है। जैसे मान लीजिए साउंड यहाँ से आ रहा है, वो 550 मीटर की दूरी पे, यानी मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पे क्या हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है, व्यक्ति यहाँ पे है। फिर कह रहा है कि ये जो ध्वनि निकल रही है इसकी आवृत्ति दिया है कितना, कि 500 हर्ट्ज की आवृत्ति से क्या कर रही है, निकल रही है। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और मेरी बातों को समझिएगा, आप क्वेश्चन को फटाक से हल कर देंगे। इसमें कुछ रखा नहीं है, और इन जो मान दिया है और जो मान दिया है 550 मीटर की दूरी पे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समय अंतराल पूछ रहा है, समझिएगा समय अंतराल क्या है। वो समय अंतराल तो इतना दूरी पे बैठा है, तो कह रहा है कि उस व्यक्ति के कान तक ये जो ध्वनि पहुंच रही है इसके क्रमागत संपीड़नों का समय अंतराल। इस मान लीजिए ये संपीड़न हुआ, तो ये इसके साथ ये संपीड़न, इसके बीच का जो समय अंतराल है, इसके बीच का जो समय में डिफरेंस आ रहा है उसी को पूछ रहा है। तो देखिए जैसे हम लोगों ने अनुप्रस्थ तरंगों में पढ़ा है कि ऐसे चलती हैं जो तरंगे, ठीक, ऐसे जो तरंगे चलती हैं तो उसके दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच का जो समय अंतराल होता है वो होता है आवर्तकाल, और इसके बीच की दूरी होती है तरंगदैर्घ्य। आवर्तकाल क्यों होता है, क्योंकि भाई एक दोलन जैसे यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो ये एक दोलन आके यहाँ पे पूरा होगा। इसी के बीच के समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वही होता है आवर्तकाल। तो जो संपीड़न होते हैं, क्रमागत संपीड़नों या क्रमागत विरलनों के बीच जो समय अंतराल होता है वो होता है हम लोग का आवर्तकाल। यानी इसका मतलब जो हम लोग को पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, आवर्तकाल पूछ रहा है कि दो क्रमागत संपीड़नों के बीच समय अंतराल कितना है, यानी आवर्तकाल पूछ रहा है। तो आवर्तकाल और आवृत्ति में आप लोग रिलेशन जानते हैं, क्या होता है, T बराबर 1/n होता है। क्या होता है, T बराबर 1/n। तो 1 n का मान दिया है आपके प्रश्न में 500, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.10 बढ़ेगा, एक जीरो और लगाएंगे तो एक और जीरो होगा, फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे तो एक और जीरो होगा, तब जाएगी कितनी बार, 2 बार, यानी 0.002। एक दशमलव से एक जीरो बढ़ेगा तो 10 होगा, दूसरा दशमलव लगाएंगे तो 100 होगा, और तीसरा जीरो लगाएंगे तो 1000 होगा, और उसकी वजह से 5 से कटाएंगे तो 2 बार में 1000 कट जाएगा। तो जो आपका समय अंतराल आ गया कितना आ गया, 0.002। समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। तो दो संपीड़नों यानी क्रमागत संपीड़नों के बीच का जो समय अंतराल आया कितना आया, 0.002 सेकेंड। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मैच किया। देखिए भाई 56 57 का दोनों का ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर गया, ठीक। तो समझ में आया, समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत ही आसान था, कुछ इसमें था नहीं, बस पूछा था, n का मान दे दिया था, समय अंतराल पूछ रहा था। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि समय अंतराल होता क्या है भाई, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच का जो समय अंतराल होता है आवर्तकाल होता है, या दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों, वो भी क्या होने चाहिए, क्रमागत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच के जो समय अंतराल होते हैं उससे क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्तकाल, और उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। इतना ख्याल है, इतना सबको याद है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, और समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा, मेरा पढ़ाई हुआ पसंद हो रहा होगा आप लोगों को, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो लोग भी समझ पाएँ। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन 58 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि किसी धागे से 25 ग्राम का गोलक लटकाने पर आवर्तकाल 3 सेकेंड का है।
यदि 25 ग्राम के स्थान पे 50 ग्राम का लोलक लटका जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। तो देखिएगा भाई, इतना ध्यान रखिएगा। तो जो आप लोग का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। आप द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं भैया, द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, m से। तो इस फार्मूले में आपको कहीं m दिख रहा है, कहीं ये नहीं ना कि कहीं छुप के बैठा हुआ है, नहीं, इसमें है ही नहीं m। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आवर्तकाल होता है m पे निर्भर नहीं करता है, यानी जो आवर्तकाल होता है वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। तो इसमें से ऑप्शन पर आप लोग मार सकते हैं, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान से निर्भर नहीं करता है जो आवर्तकाल होता है। तो इनमें से देखिए क्या ऑप्शन दिया है, 6 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 3 सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई, जब भी ये कहेगा तो आपको ऑप्शन देगा कि जो आवर्तकाल होता है द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसमें हम लोग मार देंगे क्या, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका आंसर, क्या होगा कि जो आवर्तकाल होता है द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सेकेंड भी हो जाएगा, लेकिन आपको बुक में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये इस आधार पे दिया है कि इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए कि जो आवर्तकाल होता है द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। क्या होता है, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। तो समझ पाए, ये ऑप्शनल ही था, ऐसे मार दीजिए आप लोग, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, फार्मूले से जो आवर्तकाल होता है द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आप उस पर 50 ग्राम लटकाइए, 1000 लटकाइए, अब जो भी लटकाइए, उसके आवर्तकाल की आप गणना करने के लिए आपको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी कि इस समय इसका आवर्तकाल कितना होगा और इस समय कितना होगा। इतना क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, 59 नंबर का सवाल सुनिएगा। कह रहा है कि सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। इसको आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा भैया कि जो विस्थापन आयाम होता है, यदि दोनों बराबर हो जाते हैं तो जो गतिज ऊर्जा होती है लोलक की वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, जो आयाम है और विस्थापन है वो बराबर हो गए तो जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी, यानी शून्य हो जाती है। इतना क्लियर है, ये याद रखने वाली चीज है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 60 नंबर वाला कह रहा है कि किसी माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात दे दिए भाई, आप ऐसे ही मार देंगे। अनुपात की बात सुने तो आप मार दे। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि अनुपात दे तो क्या करना है, उसका उल्टा करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सुन लेते हैं। किसी माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 3:4 है। इन तरंगों के तरंगदैर्ध्यों का अनुपात, आवर्तकालों का अनुपात क्या होगा। तो डायरेक्ट ही आप अनुपात को बदलिए, पलटिए उसको और देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो दिया क्या है आपका, 3:4 के अनुपात में दिया है। कितना, 3:4 के अनुपात में। तो इसको चेंज करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 3, यानी जो भी आपका ऑप्शन नंबर दिया है 4:3 और 4:3, यानी उसके तरंगदैर्ध्यों का अनुपात भी 4:3 और आवर्तकालों का अनुपात भी 4:3। तो ये जो ऑप्शन मैच कर रहा है आपका वही होगा क्या, करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए देख लेते हैं, 4:3, 4:3, 4:3, आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है किससे, 4:3 और 4:3। यानी जब भी अनुपात आए ध्वनि में, ध्वनि तरंगों से भी अनुपात जब भी आए और किसी दूसरे का अनुपात पूछे, तो मैंने कई बार बताया है और अभी बता रहा हूं कि आप लोग क्या करिए कि अनुपात को पलट दीजिए। क्या करिए, अनुपात को पलट दीजिए। तो इतना क्लियर है। 60 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कर गया, मैच कर गया। भाई अनुपात दिया था, हमने पलट के ऑप्शन मैच कराया, मिल गया हम लोग को, वही ऑप्शन मार देंगे। इतना क्लियर है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, 61 नंबर का सवाल। ये भी सुनिए, यहीं पे देख लीजिए, 61 नंबर भी यहीं पे देख लीजिए भाई, क्यों जाए इसको लेकर कहीं और, छोटा सा ही है। कह रहे कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। ये तो आप ही लोग बता सकते हैं भाई, अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ पे उत्पन्न की जा सकती हैं। लेक्चर में पढ़ चुके होंगे हम लोग, या जो लोग लेक्चर नहीं देखे हैं अभी तक तो वो जाके प्लेलिस्ट में लेक्चर की वीडियो भी देख सकते हैं। तो उनमें हम लोगों ने तरंगों के प्रकार पढ़े थे। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग पढ़े थे कि ये कहाँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्या होती हैं, इनका क्या उपयोग है। ठीक है, तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, मैं बता दे रहा हूँ
कि ये ठोस तथा द्रव के सतह पे उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे यही हैं जो ऐसे चलती हैं, ठीक है, जो तरंग के लंबवत गति करते हुए चलती हैं वही अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ये कहाँ उत्पन्न हो जाती हैं? तो ठोसों और द्रव की सतह पे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है ठोस व गैस में, नहीं, ठोस व द्रव में, हाँ भाई ठोस व द्रव में नहीं होना चाहिए, के तल पे होना चाहिए। गैस व द्रव में नहीं, ठोस द्रव व गैस में नहीं। ठोस द्रव गैस तीनों में कौन सी तरंग उत्पन्न की जा सकती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। जो अनुप्रस्थ तरंगे ये ठोस तथा द्रव की सतह पे ऊपरी सतह पे उत्पन्न की जा सकती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसमें मिसप्रिंट कर दिया है कि द्रव में नहीं, द्रव की सतह पे होना चाहिए, द्रव के अंदर नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 61 है उसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, ठीक है। और ठोस द्रव गैस तीनों में कौन सी तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। इतना सबको समझ में आ गया? एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। ये तो एकदम क्या बोलते हैं, मक्खन है, ठीक ना। आप लोग ऐसे इसको खा जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसको नोट करना क्या है, आप लोग तो ऐसे याद हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 62 नंबर सवाल। सुनिएगा क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि एक मनुष्य 900 मीटर दूर स्थित सीटी की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी मिलाता है, उसकी घड़ी में कितना दोष रहेगा? हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है। यानी कोई व्यक्ति है और कहीं दूर से सीटी की आवाज़ आ रही है, तो उसकी आवाज़ को सुनकर और तब वो घड़ी को देख रहा है तो उसकी घड़ी में दोष होगा। यानी जब सीटी बजी है तब और जब उसे सुनाई दे रही है तब, यानी उसमें कितना अंतर होगा? तो भाई जो ध्वनि को उसके कानों तक पहुंचने में जो समय लगा होगा वही क्या होगा, उसके घड़ी में समय में जो होगा दोष होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं समय को। यानी समय जो वो जो ध्वनि है उसके कानों तक आने में जितना समय लगी वही दोष होगा। तो समय को निकालने के लिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में क्या होता है? चाल। भाई दूरी भी दे दिया है कितना, 900, और चाल भी बोल दिया है कि 330 मीटर पर सेकेंड, यही ना। 330 मीटर पर सेकेंड रखे तो टाइम निकाल लीजिए भाई। 900 बटे में 330, ये हो गया डिवाइड। अब कटाइए, कितना बार जाएगा भाई? भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी? नहीं जाएगी, यानी 2 बार जाएगी। कटाइए तो कितना हो जाएगा? 2 बार में कितना? 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी 90 में भाग करिए किससे? 33 से। तो 2 बार में 2 तिया 6, 2 तिया 6 कटेगा कितना? घटे के कितना होगा? 4। यहाँ पे 8, 8 में से 6 गया 2, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे 0। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगी? 7 बार। 8 तरीके 24 अधिक हो जाएगा ना 7 बार। तो 7 तरीके 21 2, 7 तरीके 21 2 23। इसको घटाइए कितना हो गया? 9। यहाँ पे कैंसिल होगा, फिर 0, फिर वहीं आ गया, फिर 2 बार, यानी ऐसे जाएगी भाग, ऐसे भाग बढ़ती जाएगी, यानी 2.72। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन मिलाते हैं। 62 है ना, 62 का ऑप्शन मिलाइए। 2.72 दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब अब इसको हम लोग पढ़े हैं ना फिजिक्स में कि दशमलव के बाद 5 या 5 से मैंने जितना भी अंक लेना हो, तो इसमें तो दशमलव के बाद का अंक लिया नहीं, यानी इसका मतलब दशमलव के पहले का ही अंक लिया है। तो अब देखेंगे कि दशमलव के बाद का जो अंक है 5 या 5 से अधिक है या नहीं। यदि अधिक होगा तो उसके आगे वाले में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो भाई ऐसे ये क्या है, 5 से अधिक है ये वाला ना, तो इसके आगे में 1 की वृद्धि होगी नहीं, ये 2 कितना हो जाएगा? 2 में +1 जुट के कितना हो जाएगा? 3। यानी जो समय आया कितना आ गया? 3 सेकेंड का। यानी जो उसकी घड़ी में दोष होगा वो कितना होगा? 3 सेकेंड का। कितना होगा? 3 सेकेंड का। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन मैच कर रहा है। 3 सेकेंड सुस्त होगी कि 3 सेकेंड तेज होगी? भाई अभी ये भी देखना है। तो इसका मतलब सुस्त होगी, क्यों? अब भाई ध्वनि दूर से आके उसे सुनाई दे रही है तब टाइम मिला रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ध्वनि सुस्त होगी, ठीक है। ध्वनि क्या होगी? और जो उसका समय होगा उतना फेल चलेगी, फास्ट नहीं फेल चलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है ना। 3 सेकेंड क्या होगी? सुस्त होगी, ठीक ना। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 63 नंबर का। सरल लोला को चंद्रमा के तल पे आवर्तकाल होगा, यानी सरल लोला का चंद्रमा के तल पे आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल पूछ रहा है और चंद्रमा की बात कर रहा है। तो देखिएगा भाई, मैंने फिर एक बार बता दे रहा हूँ। 63 नंबर सवाल सुनिएगा। जो आवर्तकाल होता है वो फार्मूला होता है 2 पाई √L/G। आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिए।
और यहाँ से देखिए जो टी होता है जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, यदि दूसरी चीज घटेगी तो पहली चीज बढ़ेगी। तो बात यहाँ पे क्या कर रहा है कि चंद्रमा पे आवर्तकाल कितना होगा, तो भाई पृथ्वी पे और चंद्रमा पे इसके गुरुत्वाकर्षण की तुलना करिए। क्या चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान से ज्यादा होता है? नहीं ना, कम होता है। यानी जो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण है उसका मान कम होता है, तो ये मान कम होगा तो ये मान क्या होगा? अधिक होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है ना कि यदि दूसरा कम तो पहला ज्यादा, यदि पहला कम तो दूसरा ज्यादा। ठीक, तो ये क्या होता है? कम होता है, इसका मतलब आवर्तकाल क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा चंद्रमा पे। पृथ्वी पे जो रहेगा आवर्तकाल, यदि उसको चंद्रमा पे ले जाते हैं तो वो उस आवर्तकाल से क्या हो जाएगा? थोड़ा कुछ गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो सरल लोलक को चंद्रमा के तल पे ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई? जो उसका गुरुत्वाकर्षण होता है वो घट जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से घट जाएगा, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं ना? यदि आप लोग पढ़े हैं, जिस चीज को आप लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये होता है, ऐसा होना चाहिए, तो आप लोग फटाक से कर लीजिए भाई। ऑप्शन पे मत जाइए, फिर आंसर मत देखिए कि आंसर क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। आप जानते हैं ना कि टी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है जी के, तो भाई जी का मान कम होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि टी का मान क्या होगा? अधिक होगा। टी का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो क्या होगा? टी का मान बढ़ेगा। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में निकाल कर भी देखे हैं कि यदि सरल लोलक का पृथ्वी पे आवर्तकाल 2 सेकेंड है, इसको दूसरे ग्रह पे ले जाया जा रहा है, चंद्रमा पे भी ले गए थे तो देखे थे कि वहां पे मान कुछ ज्यादा आया था, 2 गुना यानी 4 दशमलव कुछ आया था, ऐसे ही आया था ना। यानी इसका मतलब आवर्तकाल बढ़ रहा है ना, आवर्तकाल बढ़ रहा है ना। तो क्या होता है भाई? वही बात, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अगर जी का मान कम होगा तो टी का मान अधिक होगा, यदि इसका मान ज्यादा होगा तो इसका मान कम होता है। चंद्रमा पे जी का मान कम होता है, आवर्तकाल ज्यादा होगा यानी बढ़ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? मैच हो गया। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? सब लोग समझ गए? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, 64 नंबर सवाल की तरफ। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर 64 नंबर सवाल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिएगा 64, सुनिएगा इसको। कह रहा है कि एक पनडुब्बी पर एक सोनार युक्ति लगी है। यदि युक्ति एक संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद सुनाई देती है, ग्रहण होती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3620 मीटर हो तो ध्वनि की चाल होगी। देखिए भाई, प्रतिध्वनि आ गया तो आप लोग को जाहिर सी बात है कि प्रतिध्वनि का फॉर्मूला होता है T बराबर 2D/V, 2D/V। तो इसी से आप इसी फार्मूले पे मान रखिए और सोल्यूशन करिए। देखिए भाई, दूरी दिया है यानी डी का मान दे दिया है 3620। जब भी पूछ दे प्रतिध्वनि का बोल दे तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए और जो जो मान दिया है उसको रखिए। तो डी का मान दिया है 3620, फिर से प्रतिध्वनि कितने सेकंड बाद सुनाई देती है, यानी टी का मान दिया है 5 सेकंड। पूछ रहा है वी की वैल्यू, तो निकाल लीजिए भाई। वी बराबर क्या हो जाएगा? 2D/T, 2D/T। 2D का मान दिया है कितना? 3620 बटे में टी का मान दिया है कितना? 5। चलिए सॉल्व करिए, कटा दीजिए। 5 7 35, 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी 2 गुणे 7 2 4। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 7 14। कितना हो जाएगा? 1448। 4 का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। 1448 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए ऑप्शन की बात कर लें। ऑप्शन देखिए 64 का 1448 कोई मैच कर रहा है? हाँ भाई, सी वाला ऑप्शन जो है ना मैच कर रहा है। सी वाला है ना, सेम ऐसा ही है ना, देख लीजिए भाई, मिला लीजिए, कहीं देखने में भूल नहीं हो रही है। नहीं, 1448, डी वाला 1548 है, ठीक है। जो सी है 1448। डिवाइड भी देख लीजिएगा, सब मिला लीजिएगा आप लोग, सब सही हो रहा है ना। 5 7 35, 5 2 10, 5 चौके 20, सही है। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी 1448 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या होगी? वो क्या करेगी? युक्ति संकेत को भेजेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया 64 का, अच्छी बात है। चलिए इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल की तरफ।
तो देखिए 65 नंबर सवाल आप लोग खुद सॉल्व करिए इसको। 65 नंबर वाले सवाल को आप लोग खुद सॉल्व करिए, मैं पढ़ दे रहा हूं। ठीक, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंगदैर्घ्य 30 सेंटीमीटर है और वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है कि आवृत्ति होगी भाई तरंगदैर्घ्य दे दिया है कितना, तो 20 सेंटीमीटर। फिर दे दिया है क्या, उसकी चाल दे दिया है, चाल दिया है ना, हाँ चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि उसकी आवृत्ति होगी तो क्या होता है भाई, v बराबर n × लेमडा होता है। n बराबर पूछ रहा है तो v अपन लेमडा। इसी फार्मूले का यूज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसा क्वेश्चन कई बार आप लोग सॉल्व भी कर चुके हैं और मैं ऐसा क्वेश्चन कई बार सॉल्व करने के लिए दे भी चुका हूं। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप लोग मान को पुट करिए और इसका आंसर फाइंड आउट करके आप लोग ऑप्शन मैच करा लीजिए। इतना क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं, 65 हो गया, 66 नंबर सवाल की तरफ। तो इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे देख लीजिए, कोई बड़ा नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि यदि किसी तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता हो जाएगी। तो देखिएगा भाई, किसी भी ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी किसी भी ध्वनि की तीव्रता आई जो होती है समानुपाती होती है उसके आयाम के वर्ग के। तो भाई कह रहा है कि जो आई है वो कितना गुना हो जाएगा, कब, जब इसके आयाम को 2 गुना कर दिया जाए, इसके आयाम को 2 गुना कर दिया जाए। यानी i बराबर 2a, यानी इसका आयाम a है तो उसको कितना कर दिया जाए, 2 गुना, यानी 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तब जो i होगा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4a स्क्वायर, यानी कितना गुना हो गया भाई, 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना। यानी जितना 2 गुना करे तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 गुना कहे तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 गुना कहे तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 गुना 1000 गुना जितना भी कहे उसका स्क्वायर कर दीजिए, उतना गुना उसकी क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी। तो इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? तो 66 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे दिख भी रहा है कितना हो गया है, 4 गुना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या कर गया, मैच कर गया। ऑप्शन नंबर सी क्या कर गया, मैच कर गया 66 का। इतना क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 67 नंबर का, जो कि ऑप्शनल है, आप खुद मार सकते हैं। ये बातें भी सबको पता होगी क्या, कि ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, या ध्वनि की इकाई होती है, क्या होती है, डेसिबल होती है। जी हाँ, क्या होती है, डेसिबल। और ये आप लोगों में से जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 100% से एबव लोग क्या होते जानते होंगे। ठीक है, तो जो 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर ऑप्शनल है, उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डेसिबल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है क्या, डेसिबल। ठीक है, ध्वनि का जो मापने का यंत्र होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता का मापने का यंत्र क्या होता है, डेसिबल। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। तो ये रहे आपके इस लेसन के अंतिम क्वेश्चन है, ये सब लास्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो में 56 से 67 जो कि अंतिम था। आज से ये वीडियो क्या, अरे आज से लेसन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले लेसन के साथ, और उसके क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले लेक्चर देखेंगे और फिर लेक्चर देखने के बाद उसका स्टार्ट करेंगे क्या, उसके न्यूमेरिकल। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो होगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।